आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने ये वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया हुआ था, गवर्नर जनरल। एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे मेरे साथ। हमने गवर्नर जनरल के अंदर जो है, एक पहले तो गवर्नर ऑफ बंगाल याद करने शुरू किए थे, जिसमें मैंने आपको बोला था सबसे इंपॉर्टेंट रॉबर्ट क्लाइव। बाकी आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक हमने ये याद रखे थे, रॉबर्ट क्लाइव डुअल गवर्नमेंट वाले, करप्शन किया था, वो सब बातें की थी। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था एक एक्ट आ जाएगा जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। अब रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पे बन गया, और इस रेगुलेटिंग एक्ट में जो है ये बताया था मैंने कि ये पर्सन आएंगे। इसके बाद पोस्ट का नाम चेंज हो जाएगा, और पोस्ट का नाम हो गया था गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ, ठीक है ना भाई। ये भी याद किया था हमने। वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, मैंने कहा था ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को मत छोड़ के जाना, इनको जरूर पढ़ना। बाकी का ऐसा है चार लोग, लोग थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो चल जाएगा, बट ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो हमने इसके अंदर जो है वॉरेन हेस्टिंग स्टार्ट किया हुआ था, डुअल सिस्टम खत्म किया, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया, ये सब बातें हमने इसमें पढ़ी थी। ये बंगाल की सोसाइटी बताया था मैंने आपको, बहुत बड़ी सोसाइटी है, लिटरेचर की काफी चीजें इन्होंने रखी हुई है ना, काफी सारे ये पॉइंट्स बताए थे मैंने आपको। तो इस तरीके से ये वॉरेन हेस्टिंग्स जो है पर्सन थे। फिर इनको आपको मैंने बताया था, इनको इम्पीच कर दिया गया था, और इनको जब ये इंग्लैंड गए थे तो ये पहले गवर्नर जनरल थे जिनको इम्पीच किया गया था। फिर इनके बाद आते हैं कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये पर्सन आएंगे। इनके बारे में हमने 3 पॉइंट्स ये पढ़े थे और मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये वाला तो बहुत ही बार पूछा जा चुका है कि रेवेन्यू सिस्टम किस पर्सन ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। फिर आपको मैंने बताया था जॉन शोर, एक ही बात याद रखनी थी, सिर्फ फर्स्ट वाला पॉइंट, बाकी आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं थी। वेलेस्ले सब्सिडरी अलायंस, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था सब्सिडरी अलायंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो पॉइंट था। फिर बैरलो, हमने वेल्लोर म्यूटिनी के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था वेल्लोर म्यूटिनी क्यों हुई थी। वो रिलीजन वाला बताया था ना, कि उनको जबरदस्ती जो है टीका नहीं लगाना, शेव करनी है अपने बियर्ड को, वो सारी चीजें बोली गई थी, तो इसमें वो था, ठीक है। लॉर्ड मिंटो और रॉडन हेस्टिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही एमहर्स्ट इंपॉर्टेंट। यहां तक हमने कंप्लीट किया था। अब इसके बाद जो है 1828 आ जाता है, ठीक है। तो 1828 में कौन है पर्सन यहाँ पे, 1828 में अभी यही पर्सन है जिनका नाम है एमहर्स्ट। इनके बाद आ जाते हैं विलियम बेंटिक। लेकिन 1833 में जो है चार्टर एक्ट आता है, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट, मलिक, मैंने आपको बोला था कि ये जो तीन रेवेन्यू सिस्टम है मैं एक साथ पढ़ाऊंगी, इसलिए मैंने अभी छुड़वाया है, क्योंकि मुझे आपको ये तीन सिस्टम एक साथ पढ़ाने हैं, वो एक ही हेडिंग में पढ़ाऊंगी, इसलिए अभी मैंने यहाँ पे स्किप किया है। क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, तो ये जो है तीन जो हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स हैं, इस पूरे टॉपिक के बाद उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो हम करेंगे स्टार्ट, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे उसको, ठीक है। तो 1833 में एक एक्ट आता है जिसका नाम है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट लाया जाता है जिसमें एक और नया काम होता है। क्या नया काम होता है, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट थी ना, अब नाम चेंज हो जाएगा, और अब ये बंगाल की जगह क्या रख देंगे, इंडिया, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब नाम यहाँ पे इंडिया के हिसाब से रखेंगे, नॉट ओनली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब तो ये कहते हैं कि सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं है अपने हिस्से, अब तो पूरा इंडिया है, तो ये नाम इंडिया के हिसाब से रख देंगे, समझ रहे हो ना। तो बंगाल की जगह इंडिया। और फिर 1833 में आता है, तो उस वक्त विलियम बेंटिक ही होते हैं, तो विलियम बेंटिक ही पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं, ठीक है ना। स्टोरी समझना सब लोग।
वही पर्सन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बन जाएंगे? फर्स्ट विलियम बेंटिक। ठीक है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, काफी सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके डिस्कशन करेंगे। यहां तक नोट कर लो, ये सीक्वेंस है इनका। फर्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने क्या क्या किया, काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पे भी लिखे हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। विलियम बेंटिक जो हैं, ये बहुत ही लिबरल टाइप के थे। इन्होंने राजा राम मोहन रॉय, याद है ना, राजा राम मोहन रॉय, उनकी खूब मदद करी थी इन्होंने, ताकि भारत से जो ये सती प्रथा जैसी चीजें हैं और इस तरीके की जो चीजें हैं जिसमें वुमेन को एजुकेशन नहीं करने देना, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये हम खत्म कर सकें। तो ये काम इन्होंने यहाँ पर किया था, किसके साथ मिलके? राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलके। सती सिस्टम को और ये जितने भी इस तरीके की प्रथाएं होती थी वो खत्म किया था। और इन्होंने काफी एजुकेशनल रिफॉर्म्स किए थे, और ये इंग्लिश को ही अपनी लैंग्वेज बना के ले आए थे कि इंग्लिश विल बी दी लैंग्वेज, कि हम जो है अब इंग्लिश में ही सारी चीजें किया करेंगे। ये 1828 से 35 है, तो बीच में 1833 का एक्ट आया, तो उसकी वजह से इनको बना दिया गया। ठीक है, और इन्होंने जो है और क्या क्या किया था, इन्होंने जो है अफीम के जो वो हुआ करती थी, कि अफीम जो खेती हुआ करती थी उसको और ज्यादा बढ़ाना शुरू किया। फिर इन्होंने जो है सती प्रथा, लिखेंगे सब लोग मेरे साथ। सती प्रथा जो थी वो सबसे पहले गोवा में बैन हुई थी, सबसे पहले इसको गोवा में बैन किया गया था। ठीक है, बहुत पहले 1515 में, लेकिन फिर इन्होंने पूरे बंगाल में इसको बैन कर दिया पूरा। ठीक है, बंगाल में इन्होंने पूरे कलकत्ता में 1798 में पूरे में इन्होंने इसको बैन कर दिया। ठीक है ना, तो ये भी एक काम करिएगा यहाँ पे। लेकिन तरीके से, पहले बंगाल में भी बैन करने की कोशिश की जाती है, लेकिन तरीके से बैन करके उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम इन्होंने किया था। 1798 में पहले ही बैन हो चुकी है, लेकिन इन्होंने फिर यहाँ पे दोबारा आकर के जो है 1828 में जो है बिल वगैरह पास किए थे। ठीक है ना, इन्होंने ये सारे काम शुरू किए। प्लस इन्होंने एक और चीज की, सप्रेशन ऑफ ठगी। ठगी का मतलब क्या होता है? चोरी करना, ठगना, है ना। तो ये जो ठगने वाले काम थे ना, कि लोगों को जो है जबरदस्ती उनसे पैसे छीन लेना, चाकू दिखा के पैसे छीन लेना, वो सारे काम करना, या किसी और भेष में आकर के लोगों को लूटना, वो जो चीजें थी ना, वो इन्होंने खत्म करवाई। उसके लिए इन्होंने जो है खास रूल्स बनाए कि ऐसा ऐसा नहीं किया जाएगा। तो ये काम इन्होंने यहाँ पर कंप्लीट कराया, अलोंग विद पर्सन। एक पर्सन और थे, नाम लिखेंगे उस पर्सन का भी, सर हेनरी स्लीमैन। क्वेश्चन बन सकता है हेनरी स्लीमैन किस चीज से एसोसिएटेड है, तो वही वो ठगी वाले काम से एसोसिएटेड। ठीक है भाई, ये लिख लेना ये चीजें। और इन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी, परपिचुअल फ्रेंडशिप, मतलब फ्रेंडशिप ट्रीटी, किसके साथ? रंजीत सिंह के साथ, महाराजा रंजीत सिंह के साथ इन्होंने एक ट्रीटी साइन की, ताकि यहाँ पर ये जो है पंजाब के साथ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, पंजाब के साथ ये आराम से रह सकें। उस रिस्पेक्ट में इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी। तो चलो ये काम भी ठीक था। ठीक है, ये काम इन्होंने बेसिक किए थे। ठीक है, और भी लिखवा रही हूँ, पहले आप यहाँ तक सब लोग नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक नोट करो, मुझे बताओ, फिर हम इनके और काम देखते हैं।
हाँ भाई, नहीं हो गया मैम, यहाँ ये तक। परपेचुअल, हाँ मैम जी। ये परपेचुअल फ्रेंडशिप क्या है? परपेचुअल फ्रेंडशिप मतलब कि हम आपके एरिया पे अटैक नहीं करेंगे, आप हमारे एरिया पे अटैक नहीं करोगे, वी लिव विथ फ्रेंडशिप। ओके। ओके। Another is, ma'am, there is difference of almost 200 years between Goa, Sati Pratha ban and Bengal. Is it correct? हाँ, देखो गोवा में जो बैन हुई थी ना, वो पोर्चुगीज ने की थी, सिर्फ गोवा के अंदर। ठीक है, क्योंकि गोवा में ये चीज थोड़ी ज्यादा बन रही थी। लेकिन ना, बैन तो कर दी, लेके आ गए एक्ट, लेकिन इम्प्लीमेंट कराने वाला कोई स्ट्रिक्ट पर्सन नहीं था। तो वो चीज चलती गई और ज्यादा बढ़ने लग गई। तो बंगाल में भी लेकर के आ गई इस एक्ट को, लेकिन किसी ने भी इम्प्लीमेंट नहीं करवाया। लेकिन जब राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे स्ट्रिक्ट लोग आए, और साथ में विलियम बेंटिक ने मिल करके इसको और ज्यादा प्रैक्टिकल सेंस में लेके आए। साइन तो पहले भी करते कि नहीं किया जाएगा, बट प्रैक्टिकली कोई करवा नहीं पाया उसको। तो ये प्रैक्टिकल सेंस में करवा पाए। क्लियर? Clear, ma'am. Thank you. ओके। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट, विलियम बेंटिक के काम इनके पूछे जाते हैं भाई, ये पर्सन इंपॉर्टेंट है थोड़े। इन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म्स भी कराए। जुडिशियल लेवल पे इन्होंने क्या रिफॉर्म्स कराए, मतलब जुडिशरी रिलेटेड। इन्होंने जो है प्रोविंशियल कोर्ट्स, मतलब समझना सब लोग, प्रोविंशियल का मतलब क्या हो गया, प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस का मतलब हो गया स्टेट्स लेवल पे। स्टेट लेवल पे ना इन्होंने कोर्ट बनाने शुरू करे। ऐसे नहीं कि एक जगह पे कोर्ट बना दिए खत्म, इन्होंने और नई नई चीजें बनानी शुरू करी। ठीक है, इतना बड़ा यूपी है ना। इतने बड़े यूपी में इतनी सारी पॉपुलेशन रहती है, तो इन्होंने कोर्ट ना बेंचेस बनानी शुरू की कि चलो एक पटना में इधर बिहार में है, तो एक इधर हम इधर कहीं मुजफ्फरपुर में रख लेते हैं, एक जगह लखनऊ में रख लेते हैं, थोड़ा ऐसे बढ़ाते हैं यहाँ पर। तो इन्होंने यहाँ पर जो है कोर्ट बनाने शुरू करे। 4 जगह इन्होंने कोर्ट बनाए। ठीक है, सिटी लेवल पे। एक बनाया कलकत्ता, एक बनाया ढाका, एक बनाया पटना, और एक बनाया मुर्शिदाबाद। 4 जगह में बनाए, क्योंकि ताकि लोग दूर दूर ना लगे। अगर जाना है किसी बंदे को कोर्ट, थोड़ा पास पास कोर्ट होंगे तो लोग जल्दी से जा पाएंगे, ज्यादा कोर्ट होंगे तो अच्छे से डिसीजन आ पाएगा उस चीज का, और बर्डन भी नहीं होगा किसी एक कोर्ट के ऊपर। तो क्या किया इन्होंने, अभी कोर्ट वगैरह बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, काफी कुछ इन्होंने चेंजेस किए। और एक चीज ये थी कि कोर्ट पुराने चलते आ रहे थे, तो कोर्ट की जो लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, पर्शियन लैंग्वेज को चेंज करके इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर अगर इंग्लिश नहीं है तो हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, तो कोर्ट की लैंग्वेज इन्होंने चेंज करी। और ये भी एक कारण थी कि जो मुस्लिम्स थे, देवर फीलिंग कि हमें इंडिया में या हमें कांग्रेस के राज में जो है उतने राइट्स नहीं मिल पाएंगे। तो ये भी एक पॉइंट था जो लोगों के दिमाग में था। ठीक है, तो इन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी। ये एक बात याद रखिएगा, कोर्ट की लैंग्वेज किसने चेंज करी, वो ये पर्सन थे। राइट। ये लिख लेना। फिर इन्होंने ये काम शुरू करे यहाँ पर। उसके बाद एक ऑफिशियल और अपॉइंट किया, सरदार आमिन। ये सरदार आमिन कौन होगा, ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होगा इंडिया में, इंडियंस के लिए। इंडियंस को ही सिर्फ सजा दे सकता है, यूरोपियन को इंडियन कोई सजा नहीं दे सकता, ये बात याद रखना। इंडिया में किसी पर्सन ने क्रिमिनल किया है तो उसको कोई भी सजा दे सकता है, लेकिन कोई यूरोपियन क्रिमिनल है तो उसको सजा सिर्फ यूरोपियन जज दे सकता है। ये आपको मैंने पहले भी बताया था। ये काम याद रखना, ये काम अभी भी हो रहा है इंडिया में। आगे बढ़ते हैं। अब इस पर्सन ने सिर्फ एक ही एरिया को एनेक्स किया था, एनेक्स मतलब अपने अंडर किया था, ये भी लिख दो। ओनली प्लेस
to be annexed by William Bentinck was कूर्ग। कोई आप में से बताएगा कूर्ग कहाँ है? हाँ भी बताएंगे जरा, आज के समय में कूर्ग जिला जो है वो कहाँ पर है? कोई आइडिया देगा? एनी आइडिया? और किस चीज के लिए फेमस है, कोई बताएगा? ओके, नो आइडिया किसी को भी। तो देखो भाई, कूर्ग आज के समय के कर्नाटका में है। ये कर्नाटका में लोकेटेड है कूर्ग जिला, और ये कूर्ग बहुत फेमस है कॉफी के लिए। ठीक है, वैसे मैं आपको ये जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी इस टॉपिक का। अभी भी आप याद रख सकते हो कि जो कूर्ग जिला है दैट इज वेरी वेल फेमस फॉर दी कॉफी प्रोडक्शन। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वैसे बेसिक क्वेश्चन है काफी। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉफी की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? एनी आइडिया? पूरे वर्ल्ड में। ये सिंपल क्वेश्चन बन सकता है। विच कंट्री प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम कॉफी, हैज द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कॉफी? लिख लो भाई साइड में ये चीज। वेरी गुड आमिर चौधरी, आंसर इज ब्राजील। शाकिर शकूर वेरी गुड। इब्ने आदम वेरी गुड। ब्राजील में, ब्राजील जो है वो मैक्सिमम प्रोड्यूस करता है कॉफी को। ठीक है, अब ये तो होगी वर्ल्ड की बात। मैं आपसे इंडिया की बात पूछूं तो इंडिया में मैक्सिमम कॉफी कहाँ प्रोड्यूस होती है? तो भाई आंसर कर्नाटका लिखा हुआ ना। नहीं, आसाम नहीं है सुरेंद्र कुमार, आसाम में टी की प्रोडक्शन ज्यादा है। ठीक है, कॉफी की कर्नाटका में, लिख लेना। बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कॉफी वगैरह ग्रो की जाती है। इंडिया एक टाइप की ग्रो करता है जिसका नाम है अरेबिका कॉफी। मल्टीपल वेराइटीज हैं, लेकिन भारत में ज्यादातर अराबिका कॉफी बीन्स मिलती हैं, तो ये भी लिख लेना। ठीक है भाई। तो ये आप याद रखिएगा, ये पर्सन के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना के लिख देना। कूर्ग फेमस है कॉफी के लिए। चलिए, और ये भी लिख लेना कि ऐसा क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि बन सकता है इसके ऊपर, वन लाइनर ओनली प्लेस वाले के ऊपर बन सकता है कोई क्वेश्चन। ठीक है, और ऑप्शन दे देंगे वो अपने हिसाब से, कूर्ग लिख देंगे, कहीं लिख देंगे वायानाड, कुछ भी नाम दे देंगे ना। तो आपको ऐसे याद रखने हैं। तो ये विलियम बेंटिक जो कि एक सोल्जर थे एक्चुअली में, धीरे धीरे करते करते इतनी तरक्की कर ली कि इन्होंने यहाँ पर जो है गवर्नर जनरल तक बन गए, और ये सारे काम उन्होंने आके किए। कूर्ग में ये वाला काम किया, रंजीत सिंह के साथ काफी अच्छे रिलेशंस बनाए इन्होंने, और फिर उसके बाद इन्होंने जो है अच्छे खासे रिफॉर्म्स तो यहाँ पर किए ही, और एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी लेवल पे भी काफी सब कुछ किया। लैंग्वेज चेंज कर दी, ये बड़ा काम था, काफी इन्होंने किया। एबॉलिशन ऑफ सती और ठगी खत्म करना, ये सब काम इन्होंने काफी सही लेवल पे भी किए थे, इसलिए इनको इस चीजों के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद एक और पॉइंट, इसी में आप समझेंगे, यहां तक कर रहे हो तो ये मैं रब कर रही हूं जो लिखा है सामने। इसी में आप एक पॉइंट और ध्यान से समझना, आता है एग्जाम में। इन्हीं के समय में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, एक पर्सन थे जिनका नाम है लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, इनका नाम लिख लो, लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले वो पर्सन है जिन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, लॉर्ड मैकॉले ने जो है ये बात बोली थी कि ऐसी ऐसी जो है एक होनी चाहिए, और जो है अपनी एक एजुकेशन पॉलिसी लेके आए थे वो 1835 में, इन्हीं के टाइम पीरियड में, लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, और मैकॉले जो है ये ये बता दूं मैं आपको, एज अ लॉ मेंबर आए थे भारत में, और इन्होंने आते ही क्या चीज करी
कि एक कमेटी बनाई जिसका नाम होगा जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ये होगी जो कि एजुकेशन पे ध्यान देगी। आप कह सकते हो ये कमेटी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली, आप ऐसा कह सकते हो कि ये प्रीडिसेसर है यूपीएससी की। जैसे जो काम आज यूपीएससी कराती है उस समय में एक इस कमेटी ने शुरुआत करी थी। ठीक है, तो ये जो है एक तरीके से ऐसे बनाई गई थी और इन्होंने ये बात कर रखी थी कि इंग्लिश को एक लैंग्वेज हमें रखना चाहिए। और फाइनली इनकी जो पॉलिसी थी 1835 में निकल के आती है, जिसमें ये कहते हैं मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। मतलब मिनट का मतलब क्या होता है, जो बातें रिकॉर्ड की गई हैं, बातें कही गई हैं, वो मिनट्स हो गए। तो जिसमें क्या हो गया कि इंग्लिश रहेगा भाई अब सबका मीडियम, इंग्लिश में होगी सारी चीजें। 6th क्लास से ऑनवर्ड्स, 6th क्लास से ऊपर सबको क्या पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना, ये बात इन्होंने आकर इम्प्लीमेंट करवा दी। किसके समय में, विलियम बेंटिक के समय में। क्यों, क्योंकि ये खुद एक लॉ ऑफिसर थे, इनके पास भी पावर थी और विलियम बेंटिक ने आराम से इनकी बात मान ली थी, क्योंकि उनको भी बहुत पसंद आई थी ये चीज कि हाँ ठीक है 6th ऑनवर्ड्स हम रख सकते हैं, 6th क्लास तक अपनी लोकल लैंग्वेज पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, बंगाली पढ़ लो, उसके बाद आपको इंग्लिश पढ़नी कंपलसरी हो जाएगी स्कूल्स में। नोट कर लो यहां तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी को हम मैकॉलेज मिनट्स भी कहते हैं, क्योंकि मैकॉले ये बात लेके आए थे। ठीक है भाई, डन। डन हो जाए तो मुझे जरा बताओ। ओके, डन हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था भाई विलियम बेंटिक के बारे में सारी चीजें। अब हम बढ़ते हैं अगले पर्सन, विलियम बेंटिक डन। नेक्स्ट मेक अ हेडिंग ऑफ मेट कैफे। एक ही काम है मेट कैफे का और बहुत बढ़िया काम था। ठीक है, इनको पूरे इंडिया में, मतलब अब तक के इतिहास में एक ही काम के लिए जाना जाता है, जो कि है, इनको बोला जाता है कि ये है लिबरेटर ऑफ प्रेस। मतलब प्रेस को परमिशन देने वाले कि जाओ जो छापना है छापो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें हमारे खिलाफ छापना है जाके छाप लो। ठीक है ना। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है द पर्सन हु गेव लिबर्टी टू प्रेस, लिबरेशन ऑफ प्रेस। ठीक है ना, तो इसलिए इनको लिबरेटर ऑफ प्रेस के नाम से जाना जाता है। लेकिन वही है ना, फिर अब पर्सन ने एक बात कह तो दी, लेकिन वही है फिर इनके खिलाफ बात बढ़ने लग गई, तो इनको वापस बुला लिया गया इंग्लैंड कि आओ बहुत अच्छा काम कर दिया अपनी इंडिया में, अब वापस आ जाओ। तो इनको वापस बुला लिया जाता है। तो ये ज्यादा समय रुक ही नहीं पाते, एक ही साल रुक पाते हैं, इनको वापस बुला लिया जाता है। तो एक ही काम के लिए जाने जाते हैं ये, दैट इज द लिबरेटर ऑफ प्रेस। ठीक है ना। तो ये आपको मैं अगर पूछता है कि कौन सी डेट से ये स्टार्ट हुआ, तो भाई 15 सितंबर 1835 को इन्होंने इस बिल को पास किया और फिर उसके बाद ये चीजें आगे इम्प्रूव हुई। ठीक है, ये काम इन्होंने यहाँ पे दिखाया था। ठीक है, और कुछ याद नहीं रखना, कुछ भी नहीं। फिर आते हैं लॉर्ड, इनके बाद अगले पर्सन आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, इनको इनको बुला लिया जाता है वापस, तो इनके बाद ऑकलैंड आएंगे, ये पर्सन भेजे जाएंगे यहाँ पर। ऑकलैंड ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, कुछ भी बड़ा काम नहीं किया। इनको बोला जाता है मोस्ट अनसक्सेसफुल, जो कुछ भी बड़ा काम नहीं कर पाया। ठीक है, तो बता देती हूँ इन्होंने जो छोटे मोटे काम किए वो क्या थे और क्या क्या चीजें उन्होंने कोशिश करी थी करने की। इन्होंने एक काम बस ये चाहा था कि अफगानियों के साथ, मतलब जो अफगानिस्तान है, उनसे हम अच्छे रिलेशन बना। इनको इस चीज का बहुत ज्यादा था कि अफगानिस्तान से रिलेशन बढ़ा लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस चीज की थोड़ा सा फोकस किया इन्होंने, लेकिन बात लड़ाई में जाके निपटी, तो हुआ नहीं था कुछ भी।
और ऊपर से वॉर हो गया। तो फर्स्ट अफगानियों के साथ जो वॉर हुआ था ब्रिटिशर्स का, वो किसके समय में हुआ? ऑकलैंड के समय में। ठीक है। रंजीत सिंह जो कि पर्सन थे, उनकी भी इस समय डेथ हो जाती है। ठीक है। और यहां पर जो है इस समय में कुछ ऐसी बड़ी बात कुछ भी नहीं होगी, तो वो आपको कुछ ऐसा जो है याद रखने की कोई भी जैसी जरूरत नहीं है। बस ये है कि इस समय 1837 में जो लास्ट मुगल एम्परर थे, बताओगे भाई लास्ट मुगल एम्परर का नाम? जो 1857 के रिवोल्ट के समय में भी थे। नो शाकिर, औरंगजेब थोड़ी थे। नो सुरेंद्र शाह आलम सेकंड तो 1757 में थे। बहादुर शाह जफर, याद करो। जो बहादुर शाह जफर है ना, ये गद्दी पे आए थे। अब ये बैठेंगे और 57 तक रूल करेंगे। 1857 के जब क्रांति होते हैं ना, तब तक यही रूल करेंगे 20 साल तक। ठीक है। और ये बहादुर शाह जफर के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं मैं आपको। ये पर्सन को शायरी लिखने का बहुत शौक था। ये शायरी बहुत लिखा करते थे, गजलें लिखा करते थे। और इनका पेन नेम समझ गए ना, जिस नाम से ये शायरी लिखते थे वो था जफर। जफर नाम से ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि जफर वॉज द पेन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर सेकंड, जो कि लास्ट मुगल एम्परर रूलर थे। थोड़ा सा आप इसको साइड में बना के लिख लो, एक एक्स्ट्रा पॉइंट बना के। ठीक है भाई। तो इनके समय में क्या बेसिक काम था? रंजीत सिंह की डेथ। रंजीत सिंह आपको पता ही है, महाराजा रणजीत सिंह जो सिख एम्पायर को चलाने वाले थे। इनकी डेथ हो जाती है। अच्छा खासा रूल करते हैं, डेथ हो जाती है। 7 इनके बेटे थे, 7 इनकी रानियां भी थी, काफी शादियां करी थी इन्होंने। और फिर इनकी डेथ के बाद सिख एम्पायर नहीं चल पाए, इनके बेटे जो है नहीं चला पाए थे। और धीरे धीरे इनके बेटों की भी डेथ होनी शुरू हो गई। बढ़ते बढ़ते फिर वो काम बढ़िया, तो चल नहीं पाया तरीके से इनका। ठीक है ना? तो इस तरीके से इनका तो यहाँ पर हुआ खत्म। नेक्स्ट पर्सन आएंगे एलनबर्ग। 2 ही साल के लिए है। ठीक है। कुछ बढ़िया काम नहीं करेंगे, जैसे ऑकलैंड ने कुछ नहीं किया, इन्होंने भी कुछ ऐसा बढ़िया काम नहीं किया जो हिस्ट्री में लिखने लायक हो या बढ़िया काम हो जो हम पढ़ें। ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है। आते हैं और अफगानियों के साथ ये भी कोशिश करते हैं कि चलो कुछ थोड़ा सा पीस बना के रखा जाए, लेकिन हो नहीं पाता। ठीक है। तो सिंध को एरिया को ये ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, बैटल्स लड़ते हैं और यहाँ पर सिंध को ऑक्यूपाई करके अपने अंडर ही कर लेते हैं। कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट इन्होंने नहीं करा जो हमसे पूछा जाए, हमसे इनके बारे में नहीं पूछा जाता। ठीक है ना? तो बिल्कुल मत पढ़िएगा, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना ऐसे टॉपिक्स के ऊपर। नहीं आते जिन पे क्वेश्चन, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना, कोशिश करना थोड़ा स्मार्टली पढ़ो। कि जिन पे पता है कि आना ही नहीं है क्वेश्चन, उस पे टाइम वेस्ट मत करना। एग्जाम निकालना है, सारा सारा मत पढ़ना। जो चीजें आपको पता है ना कि इस पे तो आता ही है, वो टॉपिक करो। हम क्लास में सब कुछ कर ही रहे हैं कवर, लेकिन जो उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है आप उनको लर्न मत करने बैठ जाना। ठीक है? ये तो याद नहीं रह पाता इतना। फिर आते हैं लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। इनके टाइम पे भी कुछ काम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पर्सन भी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रखते। फिर आते हैं लॉर्ड डलहौजी। इनको आपको पढ़ना है क्योंकि इन पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी है, उसके बाद ये सारे पढ़ने हैं, फिर ये सारे पढ़ने हैं। ठीक है। तो डलहौजी इज इंपॉर्टेंट। चलिए भाई, अब इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इनका रियल नेम। रियल नेम लिखेंगे भाई, जेम्स एंड्रयू रामसे। ठीक है। 48 से 56 सर्व किया इन्होंने। रियल नेम लिख लेना इनके।
इन्होंने इनके समय में क्या क्या काम हुआ। सेकंड सिख के साथ वॉर लड़े गए, सेकंड टाइम सिख के साथ वॉर लड़े गए और ये जीत जाते हैं। ठीक है, वॉन और सिख को, सिख मतलब पंजाब का जो एरिया है उसको कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, पंजाब अब इनके अंडर आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही बर्मा का एरिया जिसका नाम पेगू हुआ करता था उसको भी ये कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, तो एक ये भी काम इन्होंने कर दिया, ये भी काम इन्होंने अपने अंडर कर लिया। ठीक है, पेगू नाम था, पेगू नाम को चेंज करके इन्होंने लोअर बर्मा रख दिया था ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, फिर तीसरा इंपॉर्टेंट का वुड्स डिस्पैच। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा ना मैकॉलेज मिनट्स, पढ़े थे ना अभी मैकॉले मिनट के बारे में। सेम ऐसे ही एक और पर्सन जो एजुकेशन में चेंज की बात करते, एक तो थे मैकॉले, ठीक है, विलियम बेंटिक के समय में, ऐसे ही एक और पर्सन जो एजुकेशन में चेंजेस की बात करते हैं, दैट इज चार्ल्स वुड। तो क्वेश्चन आता है कि एजुकेशन में किस किसने चेंज लाया है, तो मैकॉले एंड वुड्स डिस्पैच। वुड्स पर्सन का नाम है, ठीक है, चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड ने एजुकेशन सिस्टम में चेंज करने की बात करी थी। अच्छे पॉइंट्स बोले थे इन्होंने काफी, हम पॉइंट्स पढ़ेंगे इनके। देखो हेडिंग बनाओ, वुड्स डिस्पैच, मतलब वुड ने क्या क्या बातें करी। नाम क्या था इनका, चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड ने एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स की बात करी। मेरे साथ साथ लिखेंगे क्या क्या बातें इन्होंने करी थी। पहली चीज, एजुकेशन डिपार्टमेंट टू बी सेट अप इन एवरी प्रोविंस। हर स्टेट में एक अलग से एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए, है भी आज के समय में, बिल्कुल है, हर स्टेट का अपना अपना सिविल सर्विसेज का डिपार्टमेंट है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, ये ठीक है। दूसरा, यूनिवर्सिटीज ऑन द लाइंस ऑफ लंदन। जैसे लंदन में यूनिवर्सिटीज हैं ऐसे यूनिवर्सिटीज भारत में बनाई जाएंगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑन द लाइंस ऑफ लंदन मॉडल टू बी एस्टैब्लिश्ड इन, कहाँ कहाँ पे, बॉम्बे में, क्योंकि बॉम्बे बड़ी जगह है, कैलकटा बड़ी जगह है, और मद्रास। इन तीनों जगह पे ही रहते थे ये लोग, यहाँ पे इन्होंने बनाने की बात करी। तीसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि एट लीस्ट कम से कम एक गवर्नमेंट स्कूल तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम ओपन करेंगे, वन गवर्नमेंट स्कूल टू बी ओपन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए जाएंगे। फिर प्राइवेट स्कूल्स जो ओपन होते हैं उनको एफिलिएशन दी जाए। ठीक है ना, ये जो डिपार्टमेंट है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये एफिलिएशन देने का काम करे, उनको रिकॉग्निशन दे। तो ये काम भी सही था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, रिकॉग्निशन होगी तो ट्रस्ट भी बढ़ेगा और लोग भी अपने आप से बढ़ाएंगे, स्कूल्स बनाएंगे। फिर आपने देखा ये खूब सारे स्कूल ऐसे बने ही हुए है ना, प्राइवेट स्कूल ऐसे ही बनते हैं, धीरे धीरे एफिलिएशन के थ्रू उनको मिल जाती है जो। तो ये बातें इन्होंने करी और लास्ट बात बोली कि इंडियंस को जो उनकी अपनी मदर टंग है उसमें भी एजुकेशन ग्रांट की जाए। अगर उनको नहीं आती इंग्लिश, इट्स ओके, दे कैन हैव द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इन द मदर टंग ऑल्सो, लाइक बंगाली है, मद्रासी है, या जो भी आप बिलोंग करते हो उसमें भी आपको यहाँ पर अवेलेबल कराया जाए। ठीक है ना, तो ये एक बहुत बड़ी चीज इन्होंने यहाँ पे ये 5 पॉइंट रखे जिसको हम कहते हैं वर्ड्स डिस्पैच। इसको नोट कर लो सब लोग अच्छे से, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। एंड इस वर्ड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा
ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। नोट करो, नोट हो जाए तो मुझे बताओ, देन वी विल प्रोसीड ऑन। डन, रिपीट लास्ट प्लीज। जावेद, लास्ट वाला पॉइंट है जो ये वाला फिफ्थ वाला, वो ये कह रहा है कि ऑल द इंडियंस शुड बी गिवन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन देयर मदर टंग ऑल्सो। बिकॉज अब तक क्या हो रहा था, मैंने बताया ना, 6 क्लास से ऑनवर्ड जितने भी हैं उनको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो रही थी 6 क्लास के बाद इंग्लिश सीखना। आप 6 क्लास में एबीसी सीख रहे हो, है ना, तो इट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम। अपनी मदर टंग के अलावा आप दूसरी लैंग्वेज भी सीख रहे हो, तो प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो व्हाट दे सेड कि इट्स फाइन इफ दे आर नॉट एबल टू इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको जॉब नहीं दी जाएगी, मदर टंग वाले स्टूडेंट्स को भी जॉब प्रोवाइड की जाएगी। तो एक अच्छा स्टेप लिया था एजुकेशन के मामले में। राइट। मैम ये मैग्ना कार्टा क्या है मैम? मैग्ना मैग्ना कार्टा कार्टा एक इंग्लिश वर्ड है। इसमें इसका मतलब होता है एक बहुत बड़ा फरमान, है ना, हिंदी में बोलते हैं ना फरमान जारी करना। वो फरमान जो है वो मैग्ना कार्टा था इंग्लिश का। इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा एक बहुत बड़ा फरमान जो सबको मानना था, वो वुड्स डिस्पैच था। जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा फंडामेंटल राइट्स को कहते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स हैं, सबको मानने, राइट्स हैं वो सबको मिलेंगे, सबको मानने हैं। तो ऐसे कि ये फरमान जारी हो गया और सरकार की तरफ से, और सबको मानना है, उस टाइप को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था डलहौजी के समय में एक